हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आज के करंट अफेयर एनालिसिस लेक्चर में, जिसमें इंडियन एक्सप्रेस एंड पीआईबी एंड अदर सोर्सेज से ली गई न्यूज़ को हॉलिस्टिकली एनालाइज किया जाएगा आपके प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू को ध्यान में रखते हुए। ये लेक्चर आपके यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के लिए उपयोगी साबित होगा। लेक्चर से रिलेटेड वैल्यू एडिशन की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक जिसकी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वहाँ जाइएगा और ज्वाइन कर दीजिएगा चैनल डेली पीडीएफ्स के लिए। डेली की तरह स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर भी एक मोटिवेशनल कोट से। जो लक होता है ना, वो सिर्फ 1% होता है, बाकी आपका स्वेट होता है, आपका पसीना, आपकी मेहनत होती है। ठीक है, तो आपको अपनी मेहनत पे ज़्यादा भरोसा रखना है, जिसका चांस ज़्यादा है, 1% पे नहीं, लक पे नहीं। ओके, मैं महिमा मिश्रा प्रेजेंट करती हूँ आज का इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर एनालिसिस। इंडेक्स देखते हैं क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। प्रीलिम्स रिलेटेड हम देखेंगे रेड वाटर इन मैडागास्कर। एनालिसिस हम करेंगे, ये अटल भूजल योजना है, ये मिस टाइप हो गया यहाँ पे। इंडियन ओशन डाइपोल पढ़ेंगे और अल नीनो पढ़ेंगे। ठीक है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हो जाते हैं। ये सिर्फ प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस किए जाएंगे, जो आपके जीएस पेपर 1 के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मेंस रिलेटेड हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ। एक स्टडी आई है जिसमें बताया गया है कि आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को कितना मैटर करती है, कितना अफेक्ट करती है क्लाइमेट चेंज। ओके, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हम देखेंगे, ये भी आपके जीएस पेपर 1 एंड जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। स्टार्ट करते हैं पहली न्यूज़ से। रस्टी रेड वाटर इन मैडागास्कर। यहाँ पे ये आपको खून जैसा रंग आपको दिखेगा, थोड़ा रेड ऑरेंज ब्लड जैसा वो कलर है यहाँ पे। ये किसकी वजह से है? यहाँ पे सेडिमेंट्स की वजह से है। यहाँ पे ये बेतसी पोका रिवर, ये डेल्टा है मैडागास्कर में। यहाँ पे ये वाली रिवर मिलेगी, ये जो जा रही है इस तरफ। ठीक है, इसका पानी, इसका जो जब डेल्टा की तरफ आती है रिवर, तो काफ़ी सारे सेडिमेंट्स थोड़े से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से जो रेड कलर की रेत होती है, सेडिमेंट्स होते हैं, जिसमें आयरन से भरपूर होता है वो सेडिमेंट्स, जिस वजह से इसका कलर रेडिश आयरन की तरह हो जाता है। ठीक है, ये रिवर आप सबके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये न्यूज़ में है। ठीक है, और थोड़ी इंटरेस्टिंग भी है ये काफ़ी कि बिल्कुल रेड कलर है रिवर का, तो ये इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, आपको ये रिवर याद रखनी है, क्या ये बेतसीपोका रिवर मैडागास्कर की है। ओके, डिस्पाइट इट्स रस्टी कलर, इसका जो जंग जैसा कलर है, उसके बावजूद भी ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो ये रिवर डेल्टा को जो ईस्टरी होती है, उसमें जो बायोडाइवर्सिटी होती है वहाँ पे, उसे सपोर्ट करती है। यहाँ पे एंडेंजर्ड ग्रीन टर्टल एंड वुल्नरेबल डुगोंग एंड सी काऊ यहाँ पे पाए जाते हैं इसके डेल्टा में। ठीक है, अब ये देखा जाता है कि अर्थ की कुछ ऐसी वाटर बॉडीज़ है ना, जिनका कलर थोड़ा लाल होता है या भूरा होता है। ये ज़्यादातर रेड पिगमेंटेड एल्गी की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, या फिर सेडिमेंट्स की वजह से। जो मैडागास्कर की अभी जो रिवर मैंने डिस्कस करी, वो उसका जो कॉज है वो सेडिमेंट है। ठीक है, और एस्ट्रोनॉट्स इसकी पिक्स लेते रहते हैं स्पेस से। Many other water bodies such as reservoir fed by Jacoy River in southern Brazil, आप southern Brazil में देखेंगे Jacoy River, वहाँ पे भी इसका कलर रेडिश सेडिमेंट मिलेगा। ठीक है, उसका कलर भी रेड कलर है। और काफ़ी सारी नदियाँ भी ऐसे वर्ल्ड की जहाँ पे रेड पिगमेंटेड एल्गी पाई जाती है नदियों के ऊपर सरफेस पे। ठीक है, जिस वजह से भी उसकी लहरें बिल्कुल रेड कलर की होती हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, कार्डियोवास्कुलर डेथ ड्यू टू एक्सट्रीम हीट एक्सपेक्टेड टू स्काई रॉकेट, यानी कि बहुत ही सारे प्रतिशत में इजाफा होने वाला है जितनी हीट बढ़ती जा रही है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। ठीक है, उतनी ही हार्ट डिजीज़ेस भी बढ़ती चली जाएंगी। एक रिसर्च हुई है यूएस के लिए, ये बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए रेलेवेंट है। ठीक है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज से, हीट से अभी कहीं ना कहीं ग्रसित है।
Cardiovascular diseases from extreme heat in the United States are projected to increase 162%. ये इजाफा है 162% by the middle of the century. यहाँ पे फोकस कह रहे हैं, मतलब ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि अगर आप ये मिनिमल से आप क्लाइमेट चेंज पॉलिसीज़ पे ध्यान देंगे ना तो वो ठीक हो ही नहीं पाएगा कभी. हमें मोर एग्रेसिव पॉलिसीज़ लेके आनी है, बिल्कुल कड़े कदम हमें उठाने हैं क्लाइमेट चेंज जलवायु परिवर्तन को टैकल करने के लिए, उसे ट्रिगर ना होने के लिए. इंक्रीज हो जाएगी टू 33%. क्या क्या कहा जा रहा है इसमें कि 33% तक इंक्रीज़ हो जाएगी. और नेक्स्ट 13 to 47 ईयर्स में अगर हमने यही छोटे छोटे स्टेप्स लिए तो, क्योंकि अभी आप सबको पता होगा कि जो क्लाइमेट चेंज को टैकल करने की पॉलिसीज़ है ना वो उतने कड़े कदम नहीं है वो, राइट. ना इंडिविजुअल उतना अवेयर है, ना गवर्नमेंट अवेयर है, ना सोसाइटी अवेयर है. ठीक है, हमारी जो लेज़ी अप्रोच हम लेके चल रहे हैं क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए, अगर यही लेज़ी वाली अप्रोच रह गई ना तो डिजीज़ेस भी बहुत सारी हो जाएंगी, इंक्लूडिंग कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ेस. क्लाइमेट चेंज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हेल्थ पे, हमारी कम्युनिटी पे, राइट. ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमें मोर एग्रेसिव पॉलिसीज़ लेके आनी पड़ेगी इस हीट को टैकल करने के लिए, वरना हम सबका नुकसान होने वाला है इस एक्सट्रीम हीट से. ओके, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप क्लाइमेट चेंज को हेल्थ से कैसे लिंक कर सकते हैं, कि अगर वो क्लाइमेट चेंज थोड़ी बुरी स्थिति में है तो उससे हेल्थ की क्या स्थिति हो सकती है, ठीक है, तो आप इस रिपोर्ट को बोलेंगे, क्योंकि ये रीसेंट की रिपोर्ट है और ये आपकी अवेयरनेस दिखाता है एग्जामिनर को, ठीक है, कि आप कितने अवेयर हैं इस इश्यू को लेके. इसीलिए ये आपके GS पेपर 1 and 2 and 3 वो इंटरव्यू के लिए इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, एवरी ड्रॉप काउंट्स. एक रिपोर्ट पब्लिश की गई थी बाय यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी जिसने वार्न किया है कि 27 ऑफ द 31 एक्वाफर्स इन द कंट्री, हमारी कंट्री इंडिया में, ये डिप्लीट हो रहे हैं. इनका पानी ख़त्म हो रहा है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा है. ठीक है, नीति आयोग एंड सेंट्रल वाटर कमीशन ने भी बोला था कि हमारी कंट्री का जो एक्वाफेज है ना वो पुअर स्टेट में है. ग्राउंड वाटर या जो अदर वाटर बॉडीज़ हैं उनका रिचार्ज नहीं हो रहा है, बस उनसे पानी एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है और वो डिप्लीट हो रही हैं. सेंटर इसके लिए जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है वो अटल भूजल योजना भी लेके आई थी. 7 स्टेट्स में 78 डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए, जो वाटर स्ट्रेस्ड डिस्ट्रिक्ट हैं अराउंड 78 इन 7 स्टेट्स, ठीक है, उसे कवर करने के लिए अटल भूजल योजना लेके आया गया था. इसमें क्या बोला गया है कि चाइना और US को कंबाइन कर दिया जाए तो उतना हमारे यहाँ ग्राउंड वाटर को पम्प किया जाता है, स्पेशली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. According to the Central Groundwater Board, around 70% of water used in the country is from groundwater resources. हम 70% जो पानी यूज़ कर रहे हैं, उसका 70% कहाँ से आ रहा है? ज़मीन वाले पानी से आ रहा है, ग्राउंड वाटर से आ रहा है. ट्यूबवेल्स एंड बोरवेल्स जो होते हैं ये हमारे एग्रीकल्चर के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिस वजह से क्या हो रहा है, वीट एंड पैडी जो हमारी स्टेपल क्रॉप है उन्हें ये वाटर इंसेंटिव क्रॉप है, इनके प्रोडक्शन के लिए वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है और यही वाटर एक्सट्रैक्शन बन जाता है वाटर डिप्लेशन. वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर स्ट्रेस एरिया में, वहाँ पे पानी की किल्लत हो जाती है. But as the Shah Committee pointed out, there has been little emphasis on the institutional innovation in the water sector. शाह कमेटी, ये आप पॉइंट आउट करेंगे अगर आप आंसर लिखेंगे. शाह कमेटी ने पॉइंट आउट किया है कि इंस्टीट्यूशनल इनोवेशन नहीं है वाटर सेक्टर में, वाटर को कैसे कंजर्व किया जा सके इसके इनोवेटिव मेथड्स नहीं है. ठीक है, ये आपको पॉइंट आउट करना है.
ये साउथ वेस्ट जो रीजन है हमारी कंट्री का वो तो और बुरी स्थिति में है, क्योंकि वहाँ पे कुछ कुछ सालों में सूखा पड़ता ही रहता है। वहाँ पे मॉनसून डेफिशिएट एरिया है वो, ठीक है, मॉनसून डेफिशिएट एरिया है, ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन वहाँ पे भी होता है, जिस वजह से वहाँ पे वाटर डिप्लेशन की स्थिति देखी जा रही है। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं एडिटोरियल में कि द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी दैट अलाउ पीपल टू मॉनिटर वाटर अवेलेबल इन द बोरवेल्स कुड बी द फर्स्ट स्टेप, यानी कि आप टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करिए जिससे लोग मॉनिटर कर सकें, वो पता लगा सकें कि अभी ये वाला बोरवेल, इस वाले बोरवेल में कितना वाटर है नीचे, ठीक है, जिस वजह से अवेयरनेस आएगी सोसाइटी में और ग्राउंड वाटर रिसोर्स के एक्सट्रैक्शन को कम किया जा सकेगा। हमें बिहेवियरल चेंज लेके आना है, लोगों में उनके बिहेवियर को चेंज करना है ताकि वो वाटर इंसेंटिव चीज़ें ना करें या कम करें या अवॉइड करें। ओके, यहाँ पे कुछ डाटा मतलब इम्पॉर्टेंट है, देखते हैं क्या है। करेंटली 85% ऑफ रूरल एंड 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इज़ डिपेंडेंट ऑन ग्राउंड वाटर, ठीक है, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पे ग्राउंड वाटर यूज़ होता है। आप इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बताएंगे अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की बात या डिप्लेशन की बात आती है। परसेंटेज जो होता है, परसेंटेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर अगेंस्ट रिचार्ज, वो कम हो रहा है हर साल, ठीक है। हम जितना पानी यूज़ कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में कितना रिचार्ज हो रहा है, उसका रेशियो यहाँ पे कम है, उसकी परसेंटेज यहाँ पे कम है। नॉर्थ वेस्ट में और भी बुरी स्थिति है, वही जो मैंने ऊपर बताया कि हेविली डिपेंडेंट है ग्राउंड वाटर पे, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रेन वाटर है, ठीक है, मॉनसून नहीं है यहाँ पे उतना, जिस वजह से उन्हें धरती के नीचे जो पानी है वहीं से पानी को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है, उसी पे वो लोग डिपेंडेंट हैं। इश्यूज़ क्या है इसके साथ साथ? अनरेगुलेटेड पंपिंग, फ्री और हेवीली सब्सिडाइज्ड पावर, ठीक है, बोरवेल्स को, इरिगेशन को जो सब्सिडाइज किया जा रहा है, फ्री किया जा रहा है, जिस वजह से पानी की जो वैल्यू है ना वो समझ नहीं आ रही है लोगों को, ठीक है। हमें सब्सिडाइज तो नहीं करना पड़ेगा, हमें और मेथड्स देखने होंगे जो किसानों को कुशन प्रोवाइड करा सके। हमें सब कुछ फ्री पानी, फ्री बिजली नहीं देनी है, ठीक है, हमें उनकी स्टेटस को बढ़ाना है एक्चुअली में, जो उसके लिए हमें ऑल्टरनेट मेथड्स ढूंढने होंगे। दिस इनेबल्स ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर, अब सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, थोड़ा सस्ता पानी है और मतलब फ्री पानी है, तो क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा सिंचाई हो जाती है, कभी कभी ओवर यूज़ हो जाता है वाटर का और वो ओवर यूज़ वेस्ट होता है। वाटर लॉगिंग की समस्या, सैलिनाइजेशन की समस्या पंजाब में इसी वजह से आ रही है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा इरिगेशन है। प्रेफरेंस टू वाटर इंसेंटिव क्रॉप, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत हमने क्या किया, वीट एंड पैडी, धान और गेहूं को हमने बढ़ावा दिया, जिस वजह से ये जो वाटर इंसेंटिव क्रॉप है इन्होंने अटैक कर दिया वाटर सिक्योरिटी पे, ठीक है। वाटर सिक्योरिटी ख़त्म हो रही है क्योंकि जो स्पेशली आप नदर्न एरिया में देखेंगे हर 6-6 महीने पे धान और गेहूं की खेती होती है, वाटर लगेगा ही, धान में तो बहुत सारा पानी लगता है, अराउंड 1 kg ऑफ राइस को उगाने के लिए 3000 लीटर पानी लगता है इंडिया में, और वहीं चाइना में 300 लीटर लगता है। यानी कि हमारी क्रॉप कितनी वाटर इंसेंटिव है ये देख के पता चल रहा है। ये क्या हो रहा है, हेवनली रिसोर्स फॉर देयर फार्मिंग, यानी कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कम मतलब ज़्यादा होता जा रहा है, डिप्लेशन होता जा रहा है उसका, तो बिल्कुल ये एक रेयर रिसोर्स बन जा रहा है अब ग्राउंड वाटर फार्मिंग के लिए। सेलाइन वाटर इंट्रूजन, ये भी मैंने आप सबको पढ़ाया है एक दिन, कि बैलेंस बिगड़ जाता है। कोस्टल एरियाज़ में क्या होता है, सी वाटर ग्राउंड वाटर में आता है और ग्राउंड वाटर का जब यहाँ से डिप्लेशन होता है तो
थोड़ा सा ग्राउंड वाटर इस तरफ भी चला जाता है और सी वाटर आ जाता है इस तरफ। ठीक है, ये वाला मैंने आपको बैलेंस एक दिन बताया था अच्छे से बहुत। तो वही यहाँ पे क्या हो रहा है, कोस्टल एरियाज़ में सॉल्ट और सेलाइन वाटर इंट्रूजन देखा जा रहा है। ठीक है, आप ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वो वाटर सॉल्टी होगा, स्पेशली इन द कोस्टल एरियाज। As groundwater is depleted, seawater infiltrates into the aquifers, making the water unsuitable for various uses. इरिगेशन वगैरह के लिए अब हमारे पास ऐसे तो है नहीं कि सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप्स हैं बहुत सारी। ठीक है, अब सॉल्टी वाटर ना हम पी सकते हैं ना हम इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये इशू एक बड़ा देखा जा रहा है। इकोलॉजिकल इम्पैक्ट, अब ऐसे तो है नहीं कि सब बहुत सारी ऐसी वो स्पीशीज़ हैं जो सॉल्ट वाटर को टॉलरेट कर सके। नो, ये स्पीशीज़ को, बायोडाइवर्सिटी को, एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म कर रही है। वे फॉरवर्ड क्या है, हमें देखना है क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के थ्रू सिर्फ वीट और सिर्फ पैडी पे फोकस ना करें, हम मिलेट्स पे भी फोकस करें। ठीक है, गवर्नमेंट क्या है, लेस वाटर इंसेंटिव क्रॉप को भी अब बढ़ावा दे रही है, स्पेशली मिलेट्स को। ठीक है, मिलेट्स जो होते हैं वो ड्राई लैंड पे भी हो जाते हैं, वो उतने वाटर इंसेंटिव नहीं है। हमें ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन जैसे प्रैक्टिसेस पे ध्यान देना होगा। कोस्टल एरियाज़ में हमें कोशिश करनी होगी कि ग्राउंड वाटर का ज़्यादा एक्सट्रैक्शन ना हो और सॉल्ट टॉलरेंट क्रॉप को उगाया जाए, वहाँ पे फसलों को उगाया जाए। इतने ऑल्टरनेटिव्स हमें ढूंढने हैं, वो वाले क्रॉप्स को हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू लेके आना है जो सॉल्ट वाटर को टॉलरेट कर सके। ग्रीन कॉरिडोर्स होनी चाहिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग जोन्स, मैपिंग ऑफ चैनल, यही सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप सबके लिए, छोड़ के नहीं चले जाना है इसे। पोटेंशियल रिचार्ज जोन्स, आर्टिफिशियल ग्राउंड वाटर रिचार्ज स्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज़, ये सारे स्टेप्स को ध्यान देना ज़रूरी है। ठीक है, जो एक्वाफर्स हैं, जो ग्राउंड वाटर है, उसका रिचार्ज होना बहुत ज़रूरी है अगर हम वाटर सिक्योरिटी चाहते हैं तो। टेक्नोलॉजी एंड मॉनिटरिंग, रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ ग्राउंड वाटर लेवल्स, रिमोट सेंसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स कैन हेल्प इन इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग। यानी कि आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो किसानों के पास, जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, उनको अवेयरनेस आएगी, वो लोग अवेयर हो पाएंगे कि आखिर में जो ग्राउंड रियलिटी क्या है। ठीक है, और ये हेल्प करेगा ग्राउंड वाटर को मिटिगेट करने में, उसे रिचार्ज होने में हेल्प करेगा। वेस्ट वाटर को रिसाइकल करना है। ठीक है, जो वेस्ट हो रहा है ना, वो नॉन पोर्टेबल पर्पस के लिए यूज़ करिए, जैसे कि इंडस्ट्रियल पर्पस प्रोसेस। ठीक है, और छोटे छोटे स्टेप्स लेने अपने घरों में भी, जैसे कि आपने सब्जियां धुल दी, जो पानी बच रहा है उसे गमलों में डाल दीजिए। ठीक है, ऐसे करके आपको क्या करना है, वाटर को सेव करना है, अपने लेवल पे भी आपको स्टेप्स लेने होंगे। ठीक है, सारी चीज़ें ऐसे सरकार नहीं कर सकती। नेक्स्ट वहाँ पे डिस्कस की गई थी अटल भूजल योजना। इसे देखते हैं क्या है अटल भूजल योजना। इसमें लगाए गए हैं 6000 करोड़ रुपीस। क्यों लगाए गए हैं? सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर विद कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। यहाँ पे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बात हो रही है, तो वाटर यूज़र एसोसिएशंस बनाए गए, वाटर बजटिंग होगी हाउस होल्ड में कि एक दिन में कितना पानी लग जाता है। ठीक है, प्रिपरेशन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ग्राम पंचायत वाइज वाटर सिक्योरिटी प्लान्स। यहाँ पे ग्राम पंचायत का एक एक्टिव पार्टिसिपेशन मांगा गया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इसमें वर्ल्ड बैंक ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50-50 करके एक दूसरे की हेल्प की है। राइट, 50% वर्ल्ड बैंक ने दिए पैसे और 50% हमारी सरकार के थे। The identified overexploited and water stressed areas for the implementation of the schemes are गुजरात, हरियाणा, यहाँ पे 7 स्टेट्स हैं। इन 7 स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट
किया जाएगा। गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये आपके वन लाइनर करंट अफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाएगा कि इनमें से कौन सा स्टेट है जहाँ पे अटल भूजल योजना इम्प्लीमेंट की गई है। आप इन स्टेट्स को याद रखेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट, सदर्न पेनिनसुला, जो अपना जो दक्षिण भारत है उसने बहुत ही कम इस बार रेनफॉल ली है। 60% लेस रेनफॉल हुई है। रीज़न बताया जा रहा है इंडियन ओशन डाइपोल को। इंडियन ओशन डाइपोल इस बार नेगेटिव था। वो नेगेटिव था मतलब मेडागास्कर वाला एरिया, सोमालिया वाला एरिया थोड़ा सा कूल था, रिलेटिवली कूल था। ठीक है, जिस वजह से इंडियन मॉनसून उतना ट्रिगर नहीं हुआ। देखते हैं यहाँ पे ये क्या चीज़ है, इंडियन ओशन डाइपोल। इसे इंडियन नीनो भी कहते हैं। ये बिल्कुल अल नीनो जैसा है। इसमें भी कुछ विंड का पैटर्न जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, कभी कभी वीक हो जाता है, कभी कभी स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये सारी चीज़ें इंडियन ओशन में होती हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया और सोमालिया, जो अफ्रीका वाला पार्ट है, सोमालिया, मेडागास्कर, वहाँ तक ये सीमित रहता है। एक छोटा एरिया है कंपैरेटिव टू अल नीनो। ओके, इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव तब कहा जाता है जब सोमालियन कोस्ट वार्मर होता है और सारी विंड्स आ जाती हैं इंडिया की तरफ। ठीक है, मॉनसून को ट्रिगर कर देता है ये सोमालियन कोस्ट का गर्म होना। नेगेटिव कहा जाता है जब वेस्टर्न इंडियन ओशन कौन सा हुआ, सोमालियन कोस्ट, वही मेडागास्कर वाला, जब कूलर होगा, विंड्स उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी कि ताकि गर्म विंड्स को इंडिया की तरफ भेजा जा सके। समुद्र की जो विंड्स हैं वो भारत की तरफ भेजा जा सके, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। मैकेनिज्म क्या है समझते हैं इसे। द एयर सर्कुलेशन इन द इंडियन ओशन बेसिन मूव्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट का मतलब क्या है कि ये वेस्ट एरिया हो गया, वेस्ट से ईस्ट ये मूव कर रही है। ठीक है, अफ्रीकन कोस्ट टुवर्ड्स द इंडोनेशियन आइलैंड्स, यानी कि अफ्रीका से होते हुए ये इंडोनेशियन आइलैंड्स की तरफ चली जाती है। दैट मीन्स द सरफेस वाटर इन द इंडियन ओशन गेट पुश्ड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ का जो पानी है, यहाँ का जो गर्म पानी है, ये पुश कर दिया जा रहा है टुवर्ड्स इंडोनेशियन आइलैंड्स की तरफ पुश कर दिया जा रहा है। जो ऊपर वाला गर्म पानी है वो इस तरफ आ गया और नीचे से जो ठंडा पानी है वो ऊपर की तरफ आ गया। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव। इसे नेगेटिव फेज कहा जाता है। यहाँ से ये जो ठंडा पानी दिख रहा है ऊपर, ये ब्लू वाला पार्ट, ये अपवेलिंग हो रही है, ये डाउन वेलिंग हो रही है। ये वाला जो रेड वाला पार्ट है ये ईस्ट की तरफ आ गया। नॉर्मल ईयर में क्या होता है, वार्मर वाटर इन द वेस्टर्न पैसिफिक नियर इंडोनेशिया क्रॉसेस ओवर द इंडियन ओशन, दैट मेक्स दैट पार्ट ऑफ इंडियन ओशन स्लाइटली वार्मर। ठीक है, नॉर्मल में क्या होता है कि जो वेस्टर्न पैसिफिक है वो वार्म रहता है, जिस वजह से एक नॉर्मल रेनफॉल इंडिया में देखी जाती है। बट जब यहाँ पे इंडियन ओशन डाइपोल का इफेक्ट हो जाता है ना, तो यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव फेज देखे जाते हैं। सर्कुलेशन जब स्ट्रॉन्गर हो जाता है, मोर वार्म वाटर आता है फ्रॉम द अफ्रीकन कोस्ट, ये पुश हो जाता है इंडोनेशियन आइलैंड्स की तरफ। वही जो मैंने अभी बताया आप सबको, जिस वजह से ये नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल कहा जाता है। नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल से अब घबराने की चीज़ ये नहीं है, घबराने वाली बात इस पे नहीं है, ये कुछ नहीं है। अल नीनो का फिनोमेना हो रहा है इंडियन कोस्ट में, जिसमें क्या हो रहा है, अफ्रीका की कोस्ट से, सोमालियन कोस्ट से जो विंड्स हैं वो गर्म पानी लेके चली जा रही हैं इंडोनेशिया की तरफ। इंडिया की तरफ बारिश उतनी नहीं हो पाती, समुद्र का पानी इंडिया की तरफ नहीं आ पाता, वेपर्स नहीं आ पाते। पॉजिटिव क्या है, पॉजिटिव का मतलब है अच्छा हो रहा है, ये इंडिया के लिए अच्छा हो रहा है। अगर ये ज़्यादा पॉजिटिव हो गया तो इंडिया के लिए बुरा हो जाएगा, बाढ़ वगैरह की स्थिति ला देगा, जैसे कि ला नीना में होता है वैसा ही यहाँ पे रिवर्स हो जाती है सिचुएशन कभी कभी, और स्लाइटली वीकर रहता है। जैसे कि यहाँ से जो हवा जा रही है ना इस तरफ, ये वीक रहेंगी, उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगी कि ये बहुत सारा गर्म पानी इधर लेके चले जाए। ठीक है, और कभी कभी ये रिवर्स डायरेक्शन में हो जाते हैं, कभी कभी इंडोनेशियन कोस्ट से इधर वाटर आ जाता है गर्म पानी,
जिस वजह से क्या होता है, जब मानसून आता है तो ये वाली विंड ऐसे ऐसे करके इंडिया की तरफ चली जाती है। इसी को कहते हैं पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल। अल नीनो जो है वो एसोसिएटेड है नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल के साथ, और पॉजिटिव जो है वो ला नीना के साथ है। ठीक है, ये आपको एक एक बेसिक डिफरेंस पकड़ के रखना है। ये प्रीलिम्स में स्टेटमेंट्स में पूछा जा सकता है, वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना आपको। पॉजिटिव ला नीना, नेगेटिव अल नीनो, राइट। इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव आयोडेज। का इम्पैक्ट क्या होता है, वही इंडिया पे मानसून का इफेक्ट होता है। पॉजिटिव है तो ज़्यादा बरसात होगी, नेगेटिव है तो कम बरसात होगी। ठीक है, और अफ्रीकन कोस्ट पे इसका मिनिमल इफेक्ट होता है, या फिर कभी कभी अफ्रीका कोस्ट जब गर्म पानी जब रिवर्स डायरेक्शन में हो जाता है, जब पॉजिटिव हो जाता है तो गर्म पानी क्या है वो अफ्रीका के कोस्ट में हो जाता है। ठीक है, अब अफ्रीका की कोस्ट में ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। ठीक है, ये इसके कुछ थोड़े थोड़े से इम्पैक्ट आप सबको याद रखने ज़रूरी है। अल नीनो क्या होता है इन नॉर्मल ईयर में क्या होता है, ये वर्ल्ड मैप है, राइट। ये हो गया नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया साउथ अमेरिका, ये हो गया पेरू वाला रीजन। इससे विंड्स आ रही हैं इस तरफ, वेस्ट की तरफ आ रही हैं विंड्स। यहाँ का गर्म पानी लेके आ जाती हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। ठीक है, अब यहाँ का जो गर्म पानी है ना, ये भी इंडोनेशिया और भारत में वर्षा होने के लिए मदद करता है। ठीक है, अब यही पैटर्न अगर आप अल नीनो में देखें, मैं आपको सिर्फ पिक्चर से समझाऊंगी। यहाँ पे अल नीनो में देखें क्या होता है। अल नीनो में यहाँ पे ना विंड पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है, विंड पैटर्न चेंज हो जाता है। ये वाली जो विंड्स है ना वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रहती कि यहाँ का गर्म पानी यहाँ पे भेज सके। तो यहाँ का गर्म पानी यहीं पे एकत्रित होता रहता है, और यहीं पे पेरू वाले, ये साउथ अमेरिका पेरू वाले रीजन में बहुत सारी बारिश कर देता है। जिस वजह से क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारी बाढ़ की स्थिति बन जाती है, और यहाँ पे पड़ता है सूखा। ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया का कोस्ट हो गया, इंडिया में यहाँ पे अल नीनो की समस्या देखी जाती है, यहाँ पे कम मॉनसून की समस्या देखी जाती है। ये वही सब लिखा है, ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको ये समझा दिया है पिक्चर में। और ला नीना में क्या होता है, ला नीना में होता है ये वाली विंड्स इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, बहुत सारा पानी, ये जो गर्म पानी है इस तरफ लेके आ जाती हैं। यहाँ पे जो कूलर वाटर होता है समुद्र का, वो ऊपर की तरफ आ जाता है अपवेलिंग प्रोसेस के थ्रू। पेरू वाले एरिया में ऊपर की तरफ आ जाता है अपवेलिंग प्रोसेस के थ्रू, राइट। और यहाँ का गर्म पानी इधर आ जाता है ऑस्ट्रेलिया, इंडिया में बारिश बहुत सारी होती है, बाढ़ की समस्या हो जाती है यहाँ पे ला नीना के दौरान। ठीक है, तो ऐसे पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। आपको एक न्यूज़ पकड़नी है, उससे आप कितना डीपली एनालाइज कर सकते हैं अपने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको देखना होता है। ठीक है, आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। मिलते हैं कल। लेक्चर से रिलेटेड PDF में वैल्यू एडिशन की जो होती है, मैं ये टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगी। लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ जाना है, ज्वाइन करना है। डेली PDF आपको मिल जाएगी, या आपको आज के आज ही नोट कर लेना है अपने नोट्स में, ताकि आपके पास खुद के बनाए हुए नोट्स हों, जो प्रीलिम्स के 2 दिन पहले, मेंस के 2 दिन पहले भी रिवाइज़ किए जा सके। PDFs नहीं खुलती लास्ट टाइम में, ठीक है, वो PDFs फिर रखी रह जाती हैं हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं कल। आज के लिए न्यूज़पेपर में था बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।